नमस्कार साथियों। एनसीईआरटी की बुक सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। जब भी आप किसी से सलाह लेंगे किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए, तो पहला सुझाव एनसीईआरटी की सभी किताबों को पढ़ने का होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बेसिक किताबें हैं। कहा जाता है कि जब तक नींव मजबूत नहीं होगी, मकान भी मजबूत नहीं होगा। इसी क्रम में मेरा यह प्रयास है कि एनसीईआरटी के आधार पर क्विज सॉल्व कराया जाए, तो सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो चलते हैं प्रश्न पर। आज एनसीईआरटी की कक्षा 6वीं के इतिहास विषय के पहले अध्याय क्या, कब, कहाँ और कैसे से क्विज शामिल किया गया है। तो पहला प्रश्न है कि गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। किसके संदर्भ में? तो गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कि मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। दूसरा ऑप्शन है कि इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थीं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल पहला, केवल दूसरा, पहला और दूसरा दोनों, और चौथा ऑप्शन है कि न तो पहला और न ही दूसरा। तो इसका पहला आंसर सही है। क्या है पहला आंसर? कि मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। इन फसलों को उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थीं। ये ऑप्शन गलत है। आइए इसकी व्याख्या पर चलते हैं कि क्यों गलत है। तो सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं और जौ उपजाना आरंभ किया। कब? लगभग 8000 वर्ष पूर्व पहले। इन फसलों को उपजाने का कार्य सुलेमान और किर्थर पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ, न कि विंध्य क्षेत्रों में। इसीलिए दूसरा कथन जो था वो गलत था। गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़, बलूचिस्तान से प्राप्त होते हैं। नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य संत कबीर नगर के लहुरा देव से पाए गए हैं। ये साक्ष्य लगभग 9000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं। सामान्यतः कृषि का विकास गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ था। कृषि का विकास कहाँ हुआ था? गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ था। अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? तो भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। दूसरा है कि गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ। कौन सा कथन इसमें से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। तो इसका भी केवल एक आंसर सही है। क्या है? कि आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ, न कि गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। इसकी व्याख्या पर आते हैं तो एक सही है, क्योंकि लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी जाती है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे जिस सभ्यता का विकास हुआ उसे ही सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। गंगा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, यानी सिंधु नदी के किनारे सभ्यताएं पहले ही विकसित हुई थी। इसीलिए कथन दूसरा गलत है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं कि गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गंगा नदी के दक्षिण में। तो एक प्रश्न का यहीं से मिल गया कि सोन नदी है वो गंगा नदी के किधर बहती है? तो वो दक्षिण में बहती है। तो सोन नदी का जो क्षेत्र है उसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? अवंती, वज्जी, काशी, मगध। तो इसका उत्तर होगा डी, मगध। इसकी व्याख्या देखते हैं कि सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। मगध प्राचीन काल का पहला बड़ा राज्य था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। अगला प्रश्न है कि भारत देश के नाम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है?
लगभग, पहला ऑप्शन है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। दूसरा है कि भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। तो इसमें से देखते हैं कि कौन सा इसका आंसर सही होगा। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना दो ही। तो इसका आंसर होगा सी, एक और दो दोनों सही है। क्या पूछता है कि भारत देश के नाम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो दोनों कथन सही है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा के आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। तो जो ऋग्वेद है वो संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति है। आइए इसकी व्याख्या पर चलते हैं। तो दोनों कथन सही है। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस इंदोस कहा। उन्होंने इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृति है जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। बाद में इसी भरत समूह के नाम का प्रयोग देश के लिए होने लगा। अगला प्रश्न है कि पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पांडुलिपियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है कि अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। दूसरा है कि अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है जो लैटिन भाषा के शब्द मेनू जिसका अर्थ हाथ से निकला है। और तीसरा है कि पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। और डी ऑप्शन है कि पांडुलिपियाँ केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहले तो यही ध्यान देना है कि पूछ क्या रहा है। तो फिर से ऑप्शन पे आते हैं कि अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही, जो लैटिन भाषा के शब्द मेनू जिसका अर्थ है हाथ से निकला, तो ये भी आंसर सही है। तीसरा है कि पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी, ये भी सही है। डी ऑप्शन है कि पांडुलिपियाँ केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं, तो ये जो आंसर है ये गलत है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि ए, बी और सी सही है परंतु डी गलत है, क्योंकि पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुईं। साथ ही ये पांडुलिपियाँ विभिन्न प्राचीन भाषाओं में प्राप्त हुईं जिनमें संस्कृत, प्राकृत और तमिल भी शामिल है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिलेखों के संदर्भ में पहला ऑप्शन है कि ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते हैं। दूसरा है कि कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो इसका केवल दो दूसरा सही है, पहला सही नहीं है। क्या है कि ऐसे लोग जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते थे। तो व्याख्या देखते हैं कि
जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे वे अभिलेख कहलाते थे, ना कि केवल जो पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे सिर्फ वही अभिलेख कहलाते थे। और दूसरा कथन सही है, अभिलेखों में राजाओं, रानियों व अन्य लोगों के आदेश, कार्य विवरण, विषय आदि का उल्लेख किया जाता था। अगला प्रश्न है 8वां कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसवी पूर्व, ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। कारण है कि वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या ए और आर दोनों सही और सही स्पष्टीकरण है? ए और आर दोनों सही है परंतु सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। और डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो उत्तर होगा वो ए होगा। दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करता है। व्याख्या देखते हैं कि ईसा मसीह के जन्म तिथि से वर्ष की गणना की जाती है। किसके जन्म की तिथि से वर्ष की गणना की जाती है? तो ईसा मसीह के जन्म की तिथि से। ईसा पूर्व को अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। हिंदी में वर्तमान में तिथि प्रयोग में ईसवी का चलन है, जिसे अंग्रेजी में एडी, एनो डोमिनी कहा जाता है। बीसीई का अर्थ है बिफोर कॉमन एरा तथा सीई का अर्थ है कॉमन एरा। बीपी का प्रयोग बिफोर प्रेजेंट के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न भी है कि अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया? आरामाइक और ब्राह्मी, यूनानी और ब्राह्मी, देवनागरी और तमिल, और डी है यूनानी और आरामाइक। अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख किन लिपियों में लिखा गया? तो इसका सही उत्तर है डी, यूनानी और आरामाइक। यूनानी और आरामाइक में लिखा गया। इसकी व्याख्या देखते हैं कि अशोक का कांधार अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली कांधार कहाँ है और वहाँ प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा आरामाइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया था। आज का यह क्विज, जिसमें 8 प्रश्न शामिल थे, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, समाप्त होता है। अब कल अगले नए सीरीज के साथ पुनः उपस्थित होंगी। धन्यवाद।